हाय हेलो नमस्कार, मैं हूं नित्यानंद पाठक और आप देख रहे हैं नोवाट टाइम्स ऑनलाइन। क्या खुशनसीबी कहूं, एक तरफ आईपीएल चल रहा है, दूसरी तरफ आप यहाँ पर साथ बैठे हुए हैं। हम कुछ देर पहले मैच भी देख रहे थे, चर्चा कर रहे थे कि बल्लेबाज को किस तरह से खेलना चाहिए, किस तरह से नहीं खेलना चाहिए, कौन सा शॉट खेलकर वो आउट हो रहा है, क्या उसने कमी कर दी, विस्तृत जानकारी दी आपने। और दूसरी तरफ आपका एक शिष्य पृथ्वी शॉ जबरदस्त खेला है। तो सबसे पहले तो मैं नोवाट टाइम्स ऑनलाइन के दर्शकों को बताना क्या है, आप लोग परिचित हैं। मैं बताना चाहूँगा कि कोच हैं पृथ्वी शॉ, यशस्वी जायसवाल के कोच, या यूँ कहूँ कि महागुरु ज्वाला सिंह जी। स्वागत सर आपका। धन्यवाद। और क्या कोइंसिडेंस है कि हम आज मैच देख रहे हैं, बड़ा अच्छा सा मैच चल रहा है। हाँ, आपने जिसका जिक्र किया, और अच्छा लगता है जब आप किसी खिलाड़ी को आप वक्त देते हैं और वो अच्छा करता है। बीच में लोग पृथ्वी की बहुत सारे क्रिटिक्स चल रहे थे और बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि उसको प्लेइंग 11 में चांस मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो अगेन वी मस्ट थैंक्स टू दिल्ली कैपिटल्स मैनेजमेंट कि पहले तो उसको रिटेन किया और उसको खेलने का मौका दिया और उसने कल कुछ रन बनाए। तो अच्छा है उसके करियर के लिए, क्योंकि बीच में काफ़ी टाइम तक वो अनफिट था और बहुत सारे मैचेस नहीं खेला था। तो अच्छी बात है कि अब वापस से वो आईपीएल खेल रहा है और अगर अच्छा परफॉर्म करेगा तो आगे जो भी उसके आगे जो अपॉर्चुनिटीज़ होंगी खुलेगा। अच्छा, एक सवाल हमेशा हम करते हैं कि अगर टैलेंट था है तो फिर परफॉर्मेंस क्यों नहीं? क्लास तो आखिर क्लास होती है। हमने देखा कि पृथ्वी शॉ ने धमाकेदार अंदाज में इंटरनेशनल डेब्यू किया, अंडर 19 लेवल पर अपनी कप्तानी में भारतीय टीम को जीत दिलाई, ट्रॉफी दिलाई। और फिर एक वक्त ऐसा आया कि ऑस्ट्रेलिया से लौटते हैं, फिर रेल पटरी से उतर जाती है, वो ट्रैक भूल जाते हैं। आखिर क्या आप, चूंकि उनको लंबे समय तक आपने कोचिंग दी, आपको क्या लगता है कि कहाँ गलती हुई? देखिए, पृथ्वी मेरे पास करीब 3 साल के आसपास था, 15, 16, 17 और अंडर 19 वर्ल्ड कप खेला उस टाइम पे, 18 का जो शुरू 2018 था। और उसके बाद फिर अगर मैं सच बोलूँ तो मैं उसको आज तक देखा भी नहीं। तो मुझे भी बड़ा अजीब सा लगता है कि एक बच्चे को आप इतने साल अपने साथ सिखाते हो, उसके सारे प्रॉब्लम्स को वो शेयर करता था मेरे साथ, उसके फादर भी आते थे और काफ़ी लंबी लंबी डिस्कशंस होती थी। कभी कभी ऐसा होता था कि उसके मैच ख़त्म होते थे अराउंड 4 o'clock और उसके बाद भी वो प्रैक्टिस करने आता था। तो अच्छा, हमारा एक दोनों का कंबाइंड हार्डवर्क था और मैं पूरा का पूरा क्रेडिट नहीं लूँगा, बहुत सारे और भी कोचेस थे जिन्होंने मेहनत किया। तो मैं ये बोलूँगा कि मैं उस जब से वो इंडिया के लिए खेला है वर्ल्ड कप के बाद, मैं उसको देखा ही नहीं। तो मुझे नहीं समझ में आता है कि कहाँ पे, हालांकि फ़ोन पर बात हुई थी। हाँ, बीच में कभी कभार मैसेज हो जाता है, मैं ही ज़्यादा, क्योंकि मुझे उसकी फ़िक्र रहती है तो कभी कभी कर देता हूँ। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जो प्रोसेस था उसका, जिस प्रोसेस से वो इंडियन टीम में आया था, क्योंकि उसको बहुत अर्ली अपॉर्चुनिटी मिली थी। शुभमन गिल के पहले वो खेला था, अंडर 19 वर्ल्ड कप में उसने रन्स किए, रणजी ट्रॉफी में काफ़ी रन्स किए, दिलीप ट्रॉफी में रन्स किए और उसी बेसिस पे उसको मुरली विजय जैसे प्लेयर को ड्रॉप करके उसको इंडियन टीम में मौका मिला था। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं जो उसका प्रोसेस था, जिस तरीके से आदमी को जब एक प्लेयर को इंटरनेशनल डेब्यू मिलता है, उसमें 100 बनाता है, उसके बाद वो मैन ऑफ द सीरीज भी रहा। तो मैं लोगों को बोलता था, बीइंग विराट कोहली इन द टीम ही वाज मैन ऑफ द सीरीज, तो ये बड़ी अचीवमेंट थी। तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि जो प्रोसेस हम बोलते हैं वो शायद कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ हुआ होगा, आई एम नॉट श्योर। जो उसको मेहनत करनी चाहिए थी और जिस तरीके से उसको और फोकस करना चाहिए था और जिन चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए था, वो मुझे लगता है कहीं ना कहीं ज़रूर, हर खिलाड़ी जब अच्छा करके फेल होता है तो कहीं ना कहीं ज़रूर होता है। तो आई रियली डोंट नो, बट एज अ कोच अगर मैं एक कॉमन बात करूँ तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो चीज़ कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ज़रूर हुआ। अदरवाइज़ जिस तरीके से उसने शुरुआत की थी, और अगर उसका वो 50% भी करता तो आज वो ज़रूर इंडिया के लिए अभी भी। यशस्वी जायसवाल पर आऊँगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको नेशनल, एक सबसे बड़ा मुद्दा अभी चल रहा है भारत में और हर किसी का सवाल है, तमाम इब्बट हैं लेकिन जवाब कोई देना नहीं चाहता। ना हार्दिक पांड्या की तरफ से खुलकर कोई जवाब आया, प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी नहीं बोले, रोहित शर्मा मीडिया के सामने आए भी नहीं, और जब
वो टीम इंडिया के लिए खेल रहे थे, चाहे जो लास्ट सीरीज थी उसमें या साउथ अफ्रीका में, तो कोई चर्चा भी नहीं हुई, उन्होंने मना भी कर दिया था कि इस पर जवाब नहीं देंगे। आपको क्या लगता है कि मुंबई इंडियंस ने क्यों उनको रिप्लेस किया? क्या वजह रही होंगी, या क्या ये जरूरी था हार्दिक पांड्या को लेकर आना, कप्तान बना देना, जबकि आपके पास जसप्रीत बुमराह, सूर्य कुमार यादव दो अच्छे विकल्प हो सकते थे? अगर आपको रोहित शर्मा को नहीं रखना था, भविष्य को देखते हुए आपको बदलाव करना ही था, तो आपके पास दो ऑप्शन पहले से भी थे। तो हार्दिक पांड्या को लेकर आना, कप्तान बना देना, और फिर उसके बाद हम देख रहे हैं कि 3 लगातार हार हो चुकी है मुंबई इंडियंस की, और जहां भी हार्दिक पांड्या जा रहे हैं उनके साथ वोटिंग हो रही है और क्रिटिसाइज हो रहे हैं अपने फैसलों को लेकर। थोड़ा सा लंबा सवाल हो जाएगा। जसप्रीत बुमराह से वो पहला ओवर नहीं करवा रहे हैं, क्वेन मफाका को पहला ओवर दे रहे हैं, 2 मैच उन्होंने दिया, फिर देखा हमने कि क्या हाल हुआ टीम का। 277 रन मारे सनराइजर्स हैदराबाद ने, रिकॉर्ड रन स्कोर था किसी भी टीम का। तो ये तमाम चीजें हैं, आप मतलब अलग अलग तरीके से आप चाहें तो इसको बता सकते हैं कि आपको क्या लगता है। पहली चीज़ तो मैं अगर ये बोलूँ कि ये चूंकि एक फ्रेंचाइजी क्रिकेट है, IPL इज़ नॉट अ नेशनल, इंडिया की टीम नहीं है कि हम एकदम से क्वेश्चन करने लगे, क्योंकि पब्लिक सेंटीमेंट होता है। हाँ। और जब हम फ्रेंचाइजी क्रिकेट की बात करते हैं तो फ्रेंचाइजी इन्वेस्टमेंट करती है टीम पे, प्लेयर्स पे, तो वो अपने हिसाब से सोचते हैं कि मे बी रोहित शर्मा के बारे में मुझे जहाँ तक लगता है कि उन्होंने सोचा होगा कि अभी एक टाइम आ गया, रोहित शर्मा ने हमको बहुत सारे ट्रॉफीज दिला दिए और बस अब हमको फ्यूचर देखना चाहिए कि हम हार्दिक पांड्या को लाते हैं या किसी और को लाते हैं और देखते हैं कि आगे के लिए हम क्या रणनीति है, क्योंकि हर टीम का एक ट्रांसफॉर्मेशन फेज होता है। लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है कहीं ना कहीं ये डिसीजन इसलिए बैकफायर हुआ है क्योंकि रोहित शर्मा और हार्दिक पांड्या दो अलग अलग टीम में थे, फ्रेंचाइजी में, दो अलग अलग फ्रेंचाइजी में थे। हार्दिक पांड्या अगर मुंबई इंडियंस में खेल रहे होते और उनको कप्तान बनाया गया होता तो मुझे लगता है कि इतना जो पब्लिक सेंटिमेंट है वो शायद उसको एक्सेप्ट कर लेती, क्योंकि एक टीम का खिलाड़ी दूसरे टीम को रिप्लेस करता है। लेकिन चूंकि उनको ट्रेड करके लाया गया, दूसरी टीम से लाया गया, गुजरात टाइटन से उनको ट्रेड करके लाया गया और ये भी 3rd ईयर था। हाँ। तो मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं लोगों को नहीं पसंद आया कि रोहित शर्मा जो करंट में इंडियन टीम के कैप्टन हैं, और नॉट टेस्ट टीम के सिर्फ कैप्टन नहीं है, वो T20 के भी कैप्टन, इंडिया की T20 को कैप्टन है। और इंडिया का जो करंट क्रिकेट टीम का कप्तान है उसको हटा के अगर आप अपनी टीम के बजाय किसी और टीम के प्लेयर्स को ट्रेड करके लाओगे तो कहीं ना कहीं जरूर ये क्वेश्चन आता है कि आप एक प्लेयर की लॉयल्टी क्या है। कि एक प्लेयर मिड, अगर आप बोलो तो एक प्लेयर का कॉन्ट्रैक्ट 3 साल का होता है IPL में, तो तीसरे सीजन में वो एक टीम का कप्तान था और वो कुछ भी हुआ हो, हमको नहीं पता कि फ्रेंचाइजीज ने उनको क्या ऑफर किया या कैसे लाया, कुछ भी हुआ हो तो एक टीम की, एक हर प्लेयर की एक अपनी टीम के प्रति लॉयल्टी होती है। और चूंकि आप देखोगे तो गुजरात टाइटंस ने अच्छा परफॉर्मेंस दिया अंडर द हार्दिक पांड्या, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है ना कि लोगों का सेंटिमेंट इसलिए खराब हुआ है क्योंकि इंडियन टीम के कैप्टन को रिप्लेस किया है किसी और टीम के कैप्टन ने। और कहीं ना कहीं अगर मैं बोलूँ थोड़ा ज्यादा तो कहीं ग्रीड का भी मामला बनता है कि क्या ऑफर किया गया था। हाँ। तो लोगों को लगता है कि यार ये सब चीजें क्यों हुई है जब इंडिया का कैप्टन हमारे पास है और हमसा मुंबई सा लड़का जो मराठी में बोलते हैं, मुंबई से रणजी ट्रॉफी खेला है, मुंबई सा मुलगा। और अगर आप ये देखो कि उन्होंने IPL इतना जिताया हुआ, उनका खुद का रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, अब उनको हिटमैन के नाम से जानते हैं, तो हिटमैन को क्यों रिप्लेस किया गया। और साथ ही साथ अब देखो कि जब ऐसे फैसले होते हैं तो कहीं ना कहीं जरूर टीम का जो माहौल होता है उस पर असर पड़ता है। और मुझे ये दिखाई दे रहा है कि किस तरीके से हार्दिक पांड्या मुझे लगता है कि अंडर प्रेशर कप्तानी कर रहे हैं और जिस तरीके से हर जगह जाके उनके बारे में लोग बोल रहे हैं, तो मुझे लगता है सारी चीज़ें एक कंबाइंड पैकेज है। बट एक चीज़ और ऐड करूँगा कि मुंबई इंडियंस हमेशा शुरू में अगर उनका परफॉर्मेंस देखोगे अब लास्ट में कुछ IPL में, तो पहले हाफ में वो अच्छा नहीं खेलते। तो मुझे लगता है मैं भी मुंबई से हूँ, तो मैं आशा करूँगा कि यही चीज़ वापस हो, हार्दिक पांड्या के साथ हो, क्योंकि हार्दिक पांड्या भी इंडियन प्लेयर है, तो हमको थोड़ा उनको भी रिस्पेक्ट देना चाहिए। हाँ, बिल्कुल सही कहा। एक चीज़ और है, बीइंग अ मुंबई इंडियंस फैन, थोड़ा सा गुजरात से आते हैं हार्दिक पांड्या और जसप्रीत बुमराह भी आते हैं, हालांकि जसप्रीत बुमराह को लोग पसंद करते हैं,
शायद इसलिए पसंद करते हैं कि जसप्रीत बुमराह की कोई पब्लिक कंट्रोवर्सी नहीं होती, वो बहुत कूल रहते हैं, वो कंपोज रहते हैं कि दुनिया से मतलब नहीं है, उनको अपना ओवर करना है, फील्डिंग अच्छी करनी है, बैटिंग अगर मिले तो वहाँ भी अच्छा करना है, 110% देना है। मुझे ऐसा महसूस होता है उनको देखकर। लेकिन जब आप हार्दिक पांड्या की बात करते हैं तो 360 डिग्री तमाम खबरें चलती हैं। वो लाइमलाइट में भी रहना है, मैदान पर सेलिब्रेशन भी करना है, और थोड़ा सा जो सोशल मीडिया है वो समझता है कि शो ऑफ करते हैं। तो ये, और जो फैसले हुए इधर कि पहला ओवर जसप्रीत बुमराह को नहीं देना और रोहित शर्मा को बाउंड्री पर भेजना, और भेजना फिर उस तरीके पर सवाल हुआ, और फिर कमेंटेटर्स भी लगातार बात करते रहे कि नहीं अब तो जसप्रीत बुमराह को ओवर देना चाहिए, लेकिन वो ऐसा हो नहीं रहा था। तो कुछ ये मामले भी हैं कि नहीं ठीक है, आपके बिना भी हम जीत सकते हैं। वफाकों को पहला ओवर देने का मतलब क्या है? जब आपके पास तोप है तो और आप चाकू या तलवार लेकर निकल पड़े हैं युद्ध लड़ने, कुछ इस तरह का माहौल है। देखिए, हर कप्तान जो होता है ना, उसको अपने तरीके से सोचने का अधिकार है। तो इट्स टू अर्ली टू से कि हार्दिक पांड्या क्या सही कर रहे हैं, क्या गलत कर रहे हैं। मे बी उनके अपने कुछ प्लान्स होंगे कि मैं जसप्रीत बुमराह को बीच में यूज़ करूंगा लास्ट में। हर एक प्लेयर का अपना प्लान होता है। हम टीवी पे वो चीज़ देखते हैं, जबकि जब भी कोई फैसले लिए जाते हैं तो सब 3-4 जो टीम का जो मेन कोर टीम होती है, जिसको हम कोर टीम बोलते हैं, कप्तान, कोच, मे बी उनका मेंटर, असिस्टेंट कोच, आई डोंट नो ओनर्स कितने इन्वॉल्व होते हैं, तो एक कंबाइंड डिसीजंस होता है। और जैसा कि आप बता रहे हैं कि हार्दिक पांड्या के इमेज के बारे में, तो ज़रूर है कि वो थोड़ा बहुत जिस तरीके से वो सोशल मीडिया पे उनके पोस्ट आते हैं या जो भी वो करते हैं, वो उनका एक निजी मामला है। लेकिन जब आप देखिए, क्रिकेट ना बहुत दोनों तरफ से चलता है। हम लोग बोलते हैं कि भाई जब तक तुम अच्छा करोगे कोई आप पे किसी भी चीज़ पे सवाल नहीं उठाएगा, लेकिन जब आप अच्छा नहीं करोगे ना, तो यही सारी चीज़ें लोग आपको नोटिस करेंगे। तो क्रिटिसिज्म होगा अगर आप परफॉर्म अच्छा नहीं करोगे। आप अगर ग्राउंड पे अच्छे हो, आप मैच जिता रहे हो, आप ट्रॉफीज दिला रहे हो, तो किसी को फर्क नहीं पड़ता है कि आपने कौन से कपड़े पहने हुए हैं, आप किसके साथ घूम रहे हो, क्योंकि किसी का मौका ही नहीं होगा बोलने का। लेकिन जैसे ही आप वो चीज़, आपका परफॉर्मेंस डाउन होगा, वैसे ही लोग आपको वो सारी चीज़ें याद दिलाने लगेंगे कि भैया तुम्हारा फोकस खराब हो गया, तुम ये कर रहे हो, तुम वो कर रहे हो। तो मुझे लगता है कि बिकॉज ऑफ दोज थिंग्स थोड़ा सा ज़रूर वो इमेज का एक मामला बनता है। लेकिन हर इंसान स्वतंत्र है, उसको अपनी स्वतंत्रता प्यारी है, बशर्ते कि जिस काम से वो वहाँ तक पहुँचा है वो उसको करते रहे। तो मुझे लगता है अगर हार्दिक पांड्या आगे जाके अगर उनकी टीम जीतेगी तो धीरे धीरे ये चीज़ें सेटल होंगी। हाँ, ये टीम है 5 मैच लगातार हार के भी चैंपियन बनी है। राइट। और अच्छा, एक मुझे लगता है कि जो यंग एज क्रिकेटर हैं वो भी सोचते होंगे, और आपके पास भी ये सवाल आता होगा कि सर मेरे अंदर भी टैलेंट है, मैं भी यशस्वी बन सकता हूँ, पृथ्वी शॉ बन सकता हूँ, मुझे मौका दीजिए। तो क्या इस तरह की चीज़ें आप भी फेस कर रहे हैं? क्योंकि देखिए ये मैं खुद भी जो है इस बात पर बड़ा अच्छा महसूस करता हूँ कि मैं आपको जानता हूँ पर्सनली, आप मुझे जानते हैं, हम एक दूसरे से बात करते हैं, और आपने भारत को यशस्वी जायसवाल दिया, पृथ्वी शॉ दिया, तो ये गौरव की बात है। लेकिन फिर यंग और आपके ऊपर एक प्रेशर होता है कि नहीं अब अगला खिलाड़ी कौन, तो इसको किस तरह से डील करते हैं आप? देखिए, मेरे पास मीडिया के थ्रू बहुत सारे न्यूज़ जाते हैं, तो पूरे इंडिया से बच्चे आना चाहते हैं, और मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि आज एक अच्छा रेपुटेशन बना है कि लोग हमारे पास आना चाहते हैं। आई कैन से कि ये जो अपॉर्चुनिटी लोगों को सर्व करने की जो अपॉर्चुनिटी है वो दुनिया में बहुत कम लोगों को मिलती है। देने वाले हाथ कम होते, लेने वाले हाथ ज़्यादा होते। लेकिन उसके साथ मैं ये भी जोड़ना चाहता हूँ कि हर कोई बच्चा इंडिया के लिए नहीं खेल सकता। मेरे पास बहुत सारे ऐसे बच्चे छोटी छोटी जगहों से आते हैं, स्टोरीज़ पढ़ के आते हैं कि आप मुझे अब फ्री कोचिंग दे दो। तो कुछ जो अच्छे बच्चे होते हैं, जो हमको लगता है कि नहीं इनके अंदर कुछ कैलिबर है, कम से कम कुछ नहीं होगा तो ये कुछ तो कर जाएंगे। लेकिन बहुत सारे ऐसे भी बच्चे आते हैं जो कुछ, मैं बोलूँ तो किसी किसी को बैट पकड़ने भी नहीं आते, और अपने घर को छोड़ के आते हैं, अपने माँ बाप को छोड़ के आ जाते हैं, और हमको बोलते हैं फ्री कोचिंग दो, और हमको बोलते हैं कि हमको रहना और खाना भी फ्री दो, जैसे आपने XYZ प्लेयर को दिया है। तो मैं उनको ये बोलना चाहूँगा कि ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हम जो हमारा सिस्टम है, हमको कहीं से कोई ऐसा आर्थिक मदद नहीं मिलती है
कोई हमको फंड कर रहा है कि हम कुछ ऐसे काम करें, तो हमारी भी एक लिमिट है। तो हम कुछ बच्चों के लिए ज़रूर करते, लेकिन अगर वो नंबर्स बढ़ते जाएंगे तो ये बड़ा मुश्किल हो जाता है करना। और जो भी बच्चा छोटी छोटी जगह से आता है, कोई भी एक स्टोरी देख के, तो मुझे लगता है कि उसको सबसे पहले अपने जिस सिटी में है, जिस डिस्ट्रिक्ट में है, वहाँ पे पहले 2-3 साल अच्छा क्रिकेट खेलना चाहिए। और अगर वो एक्सेप्शनल टैलेंट है, अगर वो वहाँ के स्टेट एसोसिएशंस में जाके सिलेक्ट हो रहा है, यहाँ के डिस्ट्रिक्ट का सबसे अच्छा प्लेयर, तो ज़रूर हायर ग्रेड की कोचिंग की उम्मीद कर सकते हैं। अच्छा, आप निकलते हैं बाहर तो बहुत कम लोग पहचानते हैं, अमूमन जो क्रिकेट को फॉलो करते हैं वही पहचानते हैं। तो जब वो लोग मिलते हैं तो वो किस तरह की बातें करते हैं, यशस्वी जायसवाल को लेकर, पृथ्वी शॉ को लेकर, या आपकी कोचिंग को लेकर? कैसे उनका मिलना होता है, किस तरह की उनके सवाल होते हैं? देखिए, चूंकि मैं बहुत बिजी रहता हूँ, जब मैं मुंबई में होता हूँ तो मैं बाहर की दुनिया से बहुत कम कनेक्ट होता हूँ, क्योंकि दिन रात हम लोग ग्राउंड पे खड़े होते हैं, धूप में रहते हैं, स्किन काला हो जाता है। हम लोग बॉलीवुड से तो है नहीं कि हमको सब कुछ मिलेगा, तो आउटर वर्ल्ड से मिलना बहुत कम होता है। मेरा एक सर्कल है छोटा सा, जो मेरे प्लेयर्स हैं या मेरे कुछ पेरेंट्स हैं या जैसे आप जैसे लोग हैं, तो बहुत कम लोगों से मुलाकात होती है। लास्ट मुझे लगता है 1-1.5 साल में मैं आउटर वर्ल्ड से बहुत डिस्कनेक्ट हो चुका हूँ। बहुत छोटी सी मेरी दुनिया है। अगर मैं बोलूँ तो मेरे पास ये मैचेस देखने के लिए भी टाइम नहीं रहता है, क्योंकि घर जाते जाते हम थक जाते हैं, फिर नींद आ जाती है। और फिर लास्ट मैच आपने स्टेडियम में देखा था यशस्वी जायसवाल? हाँ, वही देखा था। यशस्वी जायसवाल ने आपको पास दिया था कि 100 मारा था उसने। मुंबई इंडियंस और आरआर का मैच था, मई में था, आईपीएल लास्ट सीजन। यस, तो उसके तुरंत बाद हमारी बातचीत हुई थी, इसलिए मुझे याद है। यस, तो मुझे लगता है कि ऐसा कुछ फर्क नहीं पड़ता है कि कौन क्या बोलता है, लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि हमेशा मुझे लगता है कि एक एज अ कोच एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सिर्फ अगर मैं एक अच्छा सेटअप चला रहा हूँ, तो मुझे जो भी नेक्स्ट जनरेशन है, अब जो यशस्वी या पृथ्वी या जो भी बच्चे हैं जो आगे चले गए, उसके बाद भी एक लाइन है जिसको हम पाइपलाइन बोलते हैं, तो उन बच्चों को मैं टाइम दूं ताकि वो बच्चे भी वहाँ पहुँच। अच्छा, एक क्रिकेटर और कोच का रिश्ता सिर्फ कोचिंग तक है? क्योंकि देखिए, लोग कितना जानते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन हमारी लगातार बातचीत होती रही। 2018 से हम लगातार संपर्क में हैं, और यशस्वी जायसवाल को जब आप ग्रूम कर रहे थे 2014-15 के आसपास, वो आपके पास आए थे 2013 से, तो उसके बाद उन्होंने काफ़ी अपने पास रखा, तैयार किया, रणजी खेले, इंडिया खेले। तो अब तब और अब के रिश्ते में कितना अंतर आता है, और किस तरह से एक दूसरे से बातचीत करते हैं? क्या बातचीत का वही रहता है कि नहीं ठीक आपने ये गलती की, या वो पूछते कि नहीं सर अभी क्या कर सकता हूँ मैं, या टॉपिक क्या होता है? ये हर कोई जानना चाहेगा मुझे लगता है। देखिए, जब यशस्वी आया था मेरे पास, बहुत बार मैं बोल चुका हूँ, तो बहुत ही छोटा बच्चा था उस टाइम पे, कोई नहीं था उसके साथ, और मुझे लगा कि मुझे उसको सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि मुझे एक अच्छा टैलेंट चाहिए था जिस पे मैं काम कर सकूं, और एक कोच को भी एक अच्छा टैलेंट चाहिए रहता, और एक बच्चे को भी अच्छा कोच चाहिए रहता। तो यशस्वी को तो मतलब मैंने कभी ये नहीं सोचा कि वो मैं उसका कोच हूँ। मैं हमेशा से सोचता था कि वो इंसान ही मैं हूँ, और उसके फादर और मदर ने मुझे उसको सौंप दिया था 2013 में। उसके फादर ने मुझे बोला था कि आज के बाद आप ही इसके माई बाप हो, जो भी हो, आप इसको देखो, आप इसको करो, जो आपको करना करो। वो दोनों लोग यूपी भदोही में रहते हैं। यस। तो वो मेरे साथ करीब 9 साल मेरे घर पे रहा, एज माई एल्डर सन यू कैन से। और उसके साथ मेरी अलग ही बाउंडिंग रही है कि हम लोग प्रैक्टिस दिन में 4 से 5 घंटे साथ में रहते थे। फिर मैं उसको खाना खाने के बाद 2 घंटा उसको 1 घंटा 2 घंटा समझाता था अगर अगले दिन कुछ नहीं होता था। और ऐसे ही था। अब जहाँ तक एज की बात होती है, जो जैसे जैसे बच्चों की एज बड़ी होती है, जैसे आप अगर आपके भी बच्चे होंगे, मैं तो बहुत कम एज में गार्जियन बन गया, यशस्वी मुझे बड़ा लड़का मिल गया। जब मेरी शादी नहीं हुई थी तो लोग बोलते थे अरे किसको रखा है अपने साथ, तो मैं बोलता था कोई नहीं, तो बोलते थे अरे तूने शादी के पहले एक बच्चा अडॉप्ट कर लिया। तो मुझे शादी के पहले एक 12 साल का बच्चा मिल गया मुझसे। तो मुझे ना गार्डियनशिप समझ में आ गई कि मतलब गार्डियनशिप होती क्या है, कि
कैसे आप अपने बच्चों को देखते हो। तो अभी वो बड़ा हो गया, अराउंड 22-23 साल का हो गया, और अभी वो अपनी मर्ज़ी से फ़ैसले लेता है। उसको चाहिए कि वो अपने डिसीज़न्स खुद ले, और अब वो चाहता है कि वो अपने माँ-बाप के साथ रहे। तो अब फ़िलहाल वो अपने माँ-बाप के साथ रहता है और अपने डिसीज़न्स खुद लेता है, और मुझे भी लगा कि अगर वो ये चाहता है कि मैं अपने सारे डिसीज़न्स लूँ, सब कुछ मैं खुद से करूँ, तो ठीक है, उसकी चॉइस है, और मैं उसके अगेंस्ट मैं कुछ बोलना नहीं चाहूँगा, क्योंकि उसको भी अधिकार है कि भारत के संविधान के अनुसार जब बच्चा 18 साल का हो जाता है तो माँ-बाप उसको छोड़ देते हैं। हाँ। तो अब वो अपनी दुनिया में है, अपने लोगों के लिए, अपनी फैमिली के लिए, सबके लिए अच्छा कर रहा है। मेरे पास जब तक सब कुछ था, मैंने उसके लिए सब कुछ करके दिया। जो भी उसने बोला मैंने किया, उसको घर व्हाटएवर जो बोला कि मुझे सर घर चाहिए, मुझे ये चाहिए, वो चाहिए, मैंने हर पहली चीज़ें पहली की। कार भी आपने गिफ्ट की थी। यस, मुझे लगता है कि उसका घर जो जिसमें वो रहता है, उसने बहुत ज़िद किया कि मेरे लिए घर खरीद दो। मैंने घर खरीदा 4 बीएचके, और अभी वो अच्छे से सब लोग रह रहे हैं, सब कुछ सही चल रहा है। आई एम वेरी वेरी हैप्पी फॉर हिम। अभी एक और घर खरीदा है। हाँ, मैंने सुना है कि उसने खरीदा। हाँ, जब आपने कार यशस्वी को गिफ्ट की थी, ये शायद 2020 वर्ल्ड कप के बाद हाँ। मैंने उसको बोला था कि जब तू अंडर 19 वर्ल्ड कप का मैन ऑफ द सीरीज होगा, तो हम लोग एक तेरे लिए गाड़ी लेंगे। तो उसी टाइम कोविड आ गया, तो मैंने उसके लिए एक गाड़ी बुक की थी, बट क्या हो गया कि कोविड आ गया तो डिलीवरी नहीं ले पाए, तो बाद में मैंने डिलीवरी लिया। लेकिन उसने बड़ा अच्छा मुझे रिप्लाई दिया उसमें कि मेरी ब्रीज़ा, उस टाइम में ब्रीज़ा चलाता था, तो बोला नहीं सर, ये वाली गाड़ी आप ले लो और ये ब्रीज़ा मैं चलाऊँ। अच्छा, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। बोला नहीं, तो बोला ठीक है, हम दोनों साथ में रहते, कौन क्या चलाता है। हाँ। तो उसके अंदर बहुत सारी पॉजिटिव्स हैं, तो मैं हमेशा पॉजिटिव बात करता हूँ, और मुझे लगता है वो अच्छा क्रिकेट खेल रहा है, और जो मैं चाहता था कि एज अ प्लेयर वो जो बनना चाहिए, मैं उसको हमेशा बार बार बोलता था कि मुझे इंडिया का नहीं, वर्ल्ड का बेस्ट प्लेयर बनना है, 10 साल इंडिया खेलना है, दुनिया का बेस्ट ऑलराउंडर बनना है। तो जो चीज़ पे मैंने फोकस किया, मैं अभी भी उसी पे फोकस करता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि अभी भी वो इंडिया के लिए खेले, 10 साल खेले, और जिस तरीके से वो जा रहा है, मुझे लगता है कि मैं उसको ज़्यादा इंस्पायर। अच्छा, कोविड में आप अपने घर लेकर गए थे गोरखपुर। गोरखपुर में और भी क्रिकेटर्स आपसे जुड़े थे, कुछ बिहार से थे, कुछ यूपी से थे। यशस्वी को लगातार आप प्रैक्टिस करवा रहे थे। उस जो हमारी लास्ट इस पर चर्चा भी एक बार फोन पर हुई थी कि वो जो प्रैक्टिस का नतीजा था, जो छक्कों का की बौछार आप देख रहे हैं, तो वो पूरी कहानी कैसे, उसकी प्लानिंग किस तरह से आपने की थी? देखिए, जब उसका आईपीएल में, राजस्थान रॉयल्स में जब उसका ऑप्शन हुआ, तो हम लोग बड़े खुश थे कि उसको आईपीएल खेलने को मिलेगा, एक्साइटेड भी थे। तो अंडर 19 वर्ल्ड कप में चला गया। 19 दिसंबर 2019 को ऑप्शन था, और 20 को सुबह उसको साउथ अफ्रीका जाना। ज़्यादा टाइम नहीं मिला रिएक्ट करने का, उसको सुबह मैं छोड़ के आया, होटल में छोड़ के आया, फिर एयरपोर्ट गया, और फिर अंडर 19 वर्ल्ड कप आ गया, और उसके बाद कोविड आ गया 1 महीने के बाद। तो हम लोग ऐसे रात को सोते थे, क्योंकि कोविड के टाइम पे वो रहता तो मेरे घर पे ही था, 9 ईयर्स तो मेरे साथ, उसके पहले भी था। लेकिन कोविड में ऐसा था कि जब दिन रात हम साथ में रहते थे, क्योंकि लॉकडाउन लगा हुआ था। तो हम लोग वो रात को, पूरी रात वो और हम जागते थे। हम लोग कोई उस टाइम पे वेब सीरीज वगैरह देखते थे, और हम दोनों क्रिकेट के बारे में नहीं बात करते थे। तो ऐसा लगता है कि क्रिकेट के बारे में क्या बात करेंगे, लोग मर रहे हैं। तो ऐसे करते करते दिन बीतते गए, और अनाउंस हुआ कि आईपीएल होने वाला है। तो वो फिजिकली ना उस टाइम पे बहुत वीक था। उसकी बॉडी में जब देखता था ना, तो मुझे डर लगता था। मैं बोलता था ये लड़का आईपीएल कैसे खेलेगा, क्योंकि वो इंटरनेशनल लेवल के अंडर 19 वर्ल्ड कप से खेल के रन तो बना के आया था, लेकिन अंडर 19 का क्रिकेट और आईपीएल में जमीन आसमान का अंतर। तो और फिट भी नहीं था, उसके शोल्डर में थोड़ा सा दर्द था। तो 1-2 बार मैंने सोचा कि मैं बोल दे आरआर को कि मैं फर्स्ट सीजन में अवेलेबल नहीं रहा। फिर अचानक से जब डेट आ गया, तो मैंने चलो ठीक है, देख लिया। मैंने फिर बोला नहीं। फिर आईपीएल में गया, और उसके 3 मैच में 40 रन थे। पहला चेन्नई के अगेंस्ट खेला 6 रन, मुंबई के अगेंस्ट 0, और हमारी बात मैच में 35 बॉल पे उसने 34 किया था। तो बहुत क्रिटिक्स हुआ था कि ये लड़के को इतना हाइप किया था, और ये उस पे स्टैंडर्ड पे खड़ा नहीं उतरा, और स्ट्राइक रेट 98 की XYZ डेली डेयरडेविल्स के डेविल्स ही बोलते थे, डेली डेयरडेविल्स।
तो बड़ा अपसेट था उस टाइम में, और मेरे घर में ना बहुत सारे लोग बीमार थे। हाँ। कोविड, किसी को कोविड हो रहा है, कोई, आई वॉज वेरी, मतलब स्ट्रेस बहुत था। और चूंकि मैं अपने फैमिली का सबसे बोलते हैं ना रिस्पॉन्सिबल इंसान हूँ, तो मुझे Backbone ज़्यादा है। ध्यान था कि मैं लोगों को बचाऊं। मेरे कोचेस परेशान थे, कोई किसी के पास खाना नहीं है, किसी के पास कोई बीमार पड़ रहा है, तो मैं वो सब मैनेज करने में बहुत बिजी था। तो जब आईपीएल खत्म आपने हो गया, लोगों को भी काफी मदद की थी उसमें। तो आईपीएल जब खत्म हो गया, तो मैं उस टाइम थोड़ा मैं इससे डिस्कनेक्ट हो रहा था 1-2 महीना। मैं उसको बहुत समझाता था, ऐसा कर वैसा कर, वो करता नहीं था उस टाइम पे, कि वो क्वारंटाइन में उस टाइम प्लेयर्स की भी मानसिक स्थिति अच्छी नहीं थी। तो मैं कुछ ऐसे समझ रहा था कि शायद वो मैं जो बोल रहा हूँ वहाँ पे सिचुएशन कुछ अलग है, क्योंकि मैं तो यहाँ से बोल रहा हूँ, वहाँ पे क्या हो रहा है मुझे नहीं पता। तो फिर जब वो आईपीएल से आया, तो उसने मुझे फ़ोन किया। तब मैं गोरखपुर चला गया था, क्योंकि मैं लॉकडाउन में सिर्फ उसके लिए मुंबई में रुका था, ये डर से कि कहीं मैं बाहर गया या फैमिली को बाहर लेके गया और कहीं इसको कोविड हो गया तो ये आईपीएल में जा नहीं पाएगा। उतना उस टाइम पे सबको पता है क्या डर बना था, तो मैं जा नहीं रहा था उसकी वजह से। जैसे ही वो गया, हम लोग ने थोड़ा घूमना फिरना शुरू कर दिया। तो मैं गोरखपुर में था, और फिर उसने मुझे कॉल किया कि सर, ऐसे नॉर्मल जनरल कॉल से स्टार्ट हुआ। मतलब क्या हुआ, और मैंने थोड़ा उसको कुछ पिंच करता हूँ मैं हमेशा, जब मुझे लगता है इसका परफॉर्मेंस डाउन हो रहा है, तो मैं कुछ ऐसी चीज़ें बोलता हूँ जो उसको पिंच करे। तो उसने ना रोना शुरू कर दिया, बोला सर मैंने अपना करियर ख़त्म कर लिया, मैंने बहुत ख़राब खेला हूँ, और मुझे लगता है कि अब आगे जाके मुझे कोई खिलाएगा नहीं। और रोने लगा ज़ोर ज़ोर से। तो मुझे बड़ा ऐसे फील हुआ कि नहीं, ऐसा नहीं बात करना। फिर मैंने उसको पॉजिटिव बहुत सारी चीज़ें बोली, और बोली एक काम कर, बोरिया बिस्तर बांध, तू गोरखपुर आ जा, क्योंकि मुंबई में मैं आऊँगा तो भी कुछ फ़ायदा नहीं। तो मैंने उसको गोरखपुर बुलाया, और फिर जब वो आईपीएल खेल रहा था, तो मैं वॉच कर रहा था कि ये जो इंटरनेशनल लेवल की क्रिकेट है वो क्या होती है। तो मैंने फिर वहाँ पे ग्राउंड में प्लास्टिक बॉल से, क्योंकि वो फास्ट बॉलर्स को लेट हो रहा था, तो मैंने उसको 10-12 मीटर के डिस्टेंस से हार्ड प्लास्टिक से उसको कट और पुल का प्रैक्टिस कराना शुरू किया। ओवर द कवर्स, ओवर द बॉलर्स हेड, फ्लिक पे छक्का, मतलब जो T20 क्रिकेट का जो फास्ट बॉलर्स के अगेंस्ट तैयारी होती है वो कराना शुरू किया, और 2-2 3-3 घंटे कंटिन्यू वो करता था। तो बीच बीच में वो आता था मेरे पास और बोलता था, सर मुझे प्रैक्टिस ना समझ में नहीं आ रहा है। तो बोलता है कि सर मेरा गेम रेड बॉल का है, और अगर मैं ऐसे खेलूंगा तो मैं रेड बॉल में तो रन ही नहीं बनाऊंगा। तो मैंने उसको बोला कि देख, क्योंकि मेरा कैलकुलेशन उस टाइम ऐसा चल रहा था कि चूंकि अभी कोविड चल रहा है और जिस तरीके से चीज़ें चल रही थी, वो मुझे लग रहा था कि अनदर 2 इयर्स इंडिया में रणजी ट्रॉफी होना मुश्किल है, क्योंकि क्वारंटाइन था। पहले तो 14 दिन का था, फिर धीरे धीरे कम हुआ। तो जिस तरीके से मैं विजुलाइज कर रहा था या जो मेरी प्लानिंग चलती है, मुझे ये लगा कि अब नेक्स्ट 2 इयर्स तक रेड बॉल क्रिकेट होगा ही। अगर होगा तो ये 2020 क्रिकेट होगा या आईपीएल होगा। तो मैंने उसको बोला, देख अगर तुझे आगे का क्रिकेट खेलना है तो तुझे T20 प्लेयर बनना पड़ेगा, और ये तेरा ट्रांसफॉर्मेशन फेज है। अगर तू T20 में जाके इंटेंट भी दिखाएगा, क्योंकि तूने लास्ट मैच खेला है दिल्ली वाला, वो 35 बॉल पे 34 है, तो तूने रन बनाया लेकिन फिर भी तू ड्रॉप हुआ, क्योंकि लोगों को लगा ये तो खुद के लिए खेल रहा है। तो तुझे T20 क्रिकेट खेलना है तो 10 बॉल पे 20 बना, 20 पे 30 बना, 30 पे 40 बना, तो एटलीस्ट तुझे ना लोगों, जब तेरा इंटेंट लोग देखेंगे तो तुझे आगे मौके मिलेंगे, नहीं तो यहीं पे करियर क्लोज हो जाएगा। तो वो मेरे प्रेशर में कर रहा था। फिर हम सेंटर विकेट पे जाते थे, सिर्फ छक्के मारने की प्रैक्टिस करते थे बड़े ग्राउंड पे, तो 3 घंटा 2 घंटा रोज यही चलता था हमारा। फिर उसको मैं 20 ओवर के मैचेस खिलाता था, स्टार्ट टू एंड उसको बैटिंग करा के बोलता था तू 20 ओवर में खुद का 130-140 बना के ले। तो ये सब प्रिपरेशन था। और जैसे ही मुंबई में जब लॉकडाउन खुला तो पहला टूर्नामेंट था मुश्ताक अली ट्रॉफी बीसीसीआई का, और उसका सिलेक्शन मैच था। तो ये गया सिलेक्शन मैच में, और पहले ही मैच में उसने 52 बॉल पे 104 रन किए। और इमीडिएट जैसे मैच खत्म होता है वैसे ही उसका कॉल आया, बोला सर आज तो कमाल हो गया। तो मैंने बोला क्या कमाल हो गया? तो बोला सर मेरे को लग ही नहीं रहा था कि मैं बैटिंग कर रहा हूँ। बोला क्या हुआ क्या? बोलता सर मैंने 52 बॉल पे 100 मारा। उसने और सूर्या ने मारा था, सूर्या भी उस टूर्नामेंट में था, सूर्या ने भी 104 वगैरह कुछ किया था। तो बोला कि मैंने जो बैटिंग किया ना, मेरे को खुद ही नहीं लग रहा है कि मेरा स्कोर है किसी और का स्कोर। तो मैंने बोला तेरा ट्रांसफॉर्मेशन अब हो गया, अब तुझे ऐसे ही खेलना है।
उसके बाद उसने मुश्ताक अली में श्रीशांत को 2 छक्के मारे। 2 छक्के। तो मैं हॉटस्टार पे मैच देख रहा था, हाँ। मुंबई वर्सेस केरला। और उसके बाद आईपीएल में गया, जब सेकंड आईपीएल था तो उसने फास्टेस्ट 50 बनाया। तो मुझे लगता है वो एक दौर था कि उसने अंडर 19 क्रिकेटर से अपने आप को एक T20 क्रिकेट में शिफ्ट किया। और उसके बाद मुझे लगता है कि आई मस्ट गिव क्रेडिट टू राजस्थान रॉयल्स की उन्होंने भी जो फैसिलिटीज़ अपनी बनाई और अपने जितने भी प्लेयर्स हैं, नॉट ओनली यशस्वी जैसे रियान पराग अच्छा खेल रहे हैं, ध्रुव जोयल अच्छा कर रहे हैं, संजू खेल रहे हैं, तो मुझे लगता है उनका भी काफ़ी योगदान है। ये मतलब एक गुरु कहें या एक मतलब भविष्य देखने वाला, या यूं कहें कि जो आपके साथ हुआ था कि नहीं ठीक है, आपको किस तरह से चलना है समय के साथ, तो वो चीज़ आपने यहाँ पर मैच की कि यशस्वी को देखते हुए कि भाई ये होना चाहिए, तो प्लान ऐसा होना चाहिए। तो मतलब ये किस तरह से प्लान आप करते हैं और प्लेयर्स के साथ? देखिए, मैं एक ही चीज़ बोलता हूँ कि एक प्लेयर को बनाने में ना सिर्फ कोच या प्लेयर का रोल नहीं होता। प्लेयर मेहनत करता है, कोच उसको ट्रेन करता है, मार्गदर्शन करता है, साथ ही साथ पेरेंट्स जो लोग होते हैं उनको भी बहुत रोल होता है। मेरा एक बुक भी आ रहा है, इसके ऊपर जल्दी लॉन्च कर रहा हूँ मैं, अगर ये अलग पार्ट है। अगर नाम बताना चाहे तो 3 पिलर्स ऑफ स्पोर्ट्स चैंपियन, अभी हम नाम फाइनल नहीं कर पाए, बट नेक्स्ट 1 वीक में कर लेंगे। इसमें सब कुछ है, नेक्स्ट टाइम विस्तृत जानकारी इस पर मिलेगी, इस बुक पर भी। हाँ, तो मुझे लगता है कि एक प्लेयर को बनाने में ना बहुत लोगों का हाथ होता है, स्टेट के कोचेस का होता है, और सबसे ज़्यादा किसी का अगर होता है तो एसोसिएशन का होता है। तो मैं अभी बहुत सारे प्लेयर्स पे काम कर रहा हूँ, जैसे कि अगर मैं बोलूँ तो दिव्यांश है, रणजी ट्रॉफी खेला, अंडर 19 वर्ल्ड कप भी खेला। और आपने एक स्टोरी की थी आवेश खान की, दिव्यांश पर भी एक स्टोरी की थी। हाँ, अंडर 19 इंडिया के लिए अभी कैंप के लिए सिलेक्ट हुआ है। अभी एक नया मेरे से लड़का जुड़ा है, अमन मुखाडे, रणजी ट्रॉफी का काफी तारीफ मैं सुन रहा हूँ। अयाज है अंडर 20, तो ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं। तो ये बच्चे अभी खेल रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि अगर इनको स्टेट एसोसिएशन बैक करेगी तो ये इंडिया के लिए जा सकते हैं, क्योंकि एक अच्छे प्लेयर को अच्छे मौकों की ज़रूरत होती है। और जितने भी मैं अभी सक्सेस स्टोरी हम डिस्कस कर रहे हैं, इन बच्चों को स्टेट एसोसिएशन ने, इनकी फ्रेंचाइजीज ने बहुत ट्रैक किया। तो अपार्ट ऑफ द कोच, मुझे लगता है कि अगर मैं जिन बच्चों को सिखा रहा हूँ या जो बच्चे मेरे साथ मेहनत करें, अगर उनके साथ ये लोगों का सहयोग रहा, क्योंकि यशस्वी के साथ ये हुआ है कि एसोसिएशन ने उसको बहुत मौके दिए, अगर इन बच्चों के साथ हुआ तो ये लड़के भी ज़रूर आगे जाके अच्छा करेंगे। मेरा अगला सवाल तो यही था कि आप कुछ उन नामों पर चर्चा कीजिए जो आपके नए खिलाड़ी हैं, नए तर्कस में गिरे, तो आपने पहले ही बता दिया। और ये तो मैं भांप लेता हूँ ना। ये इसे ही तो कहते हैं गुरु, हाँ। कि सवाल का जवाब, सवाल जो है पूछने से पहले उसका जवाब आपने दे दिया। अच्छा लगा। और मैं तो हर खिलाड़ी की जो है आपको मैं इंतजार करता हूँ कि अब कौन आ रहा है, कौन आ रहा है। एक मेरे अंदर भी क्यूरियोसिटी होती है कि जो प्लेयर्स आ रहे हैं उनको जो है न केवल एसोसिएशन मौका दे, टीम इंडिया मौका दे, बल्कि जो है नवभारत टाइम्स भी मौका दे। बिल्कुल, मुझे लगता है कि एक प्लेयर को बनाने में बहुत लोगों का हाथ होता है। प्लेयर तो एक फ्रंट फेस होता है, पीछे से कितने लोग कितने तर्कस के तीर अपने पीठ पे लेके घूमते हैं, वो कोई नहीं देखता है। और मीडिया, जैसे हम बोलते हैं कि मैंने बताया था 3 पिलर्स ऑफ स्पोर्ट्स चैंपियन, हमको बोला प्लेयर, पेरेंट्स एंड कोचेस। मुझे लगता है चौथा पिलर जो होता है वो होता है मीडिया, क्योंकि अगर इतने प्लेयर इंडिया में खेलते हैं और अगर मीडिया किसी प्लेयर को फॉलो ना करे और उनके परफॉर्मेंसेस को हाईलाइट ना करे, तो मे भी मुझे लगता है सिलेक्टर्स भी नहीं पहचानेंगे। अभी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, प्रियम गर्ग। मुझे लगता है उसने रणजी के डेब्यू या शुरू के मैच में डबल 100 मारे, किसी को पता ही नहीं, लेकिन पृथ्वी ने सेंचुरी मारा, सबको पता है। तो कहीं ना कहीं मीडिया का बहुत बड़ा रोल होता है कि किसको उठाना है। तो अगर आप जैसे जर्नलिस्ट अगर खिलाड़ियों के साथ रहेंगे, एसोसिएशन साथ रहेगा, बच्चा मेहनत करेगा, सबका सहयोग रहेगा, तो मुझे लगता है ज़रूर अच्छा प्रोडक्ट है। एक आखिरी सवाल लेते हैं। 2 भाई हैं और दोनों अच्छा कर रहे हैं, सरफराज और मुशीर, राइट। उनके बारे में क्या कुछ? मुझे मुंबई में हैं और yes, of course, नौशाद खान इज माय गुड फ्रेंड। यस, बहुत पहले से, और पूर्वांचल से आते भी हैं। हाँ, और मैंने उनके साथ, हम एक ही क्लब में हम खेलते थे, हमारे सीनियर भी हैं, तो उनसे जूनियर है। हाँ, तो मुझे लगता है बहुत मेहनत किया है। ऐसा मुझे लगता है सरफराज से ज़्यादा क्रेडिट नौशाद खान को जाना चाहिए, क्योंकि बच्चे कभी कभी समझ नहीं पाते हैं कि वो किसकी वजह से है।
और उनको गलतफहमी हो जाती है कि हमारे अंदर बहुत ज़्यादा टैलेंट है, इसलिए हमको मौके मिल रहे हैं। एक्चुअली जो उनके पीछे होता है ना, वो उनसे ज़्यादा मेहनत करता है। मैं हमेशा बोलता हूँ कि अब नौशाद तो खैर सरफराज का डैडी हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। एक जो पीछे खड़ा होता है ना, जैसे एक प्लेयर और एक कोच। प्लेयर सिर्फ खेलने पे ध्यान देता है, कोच मल्टीपल चीज़ों पे ध्यान देता है। एक कोच के पास उसकी खुद की फैमिली होती है, लोग होते हैं, हालाँकि टॉपिक ये नहीं है। तो आई एम वेरी वेरी हैप्पी कि नौशाद खान ने जो मेहनत किया और आज जो उसने ड्रीम देखा, उसका एक नहीं 2-2 लड़के उसको फॉलो कर रहे हैं। और मैं ये भी बोलूँगा कि मुशीर इज़ ऑल्सो वेरी टैलेंटेड और आई विल नॉट बी सरप्राइज़ कि अगर वो आगे जाके टीम इंडिया में ना खेले। तो मुझे लगता है कि एक मेहनत आदमी करता है और एक स्टेज के बाद जब उसको सफलता मिलती है तो बड़ी सफलता मिलती है। हालाँकि नौशाद के लाइफ में बहुत सारे सेटबैक्स भी हैं। कुछ लोगों ने बोला कि अगर आपके अंदर टैलेंट है तो अपने बच्चे को बना के दिखाओ। तो मुझे लगता है उसने राइट प्रूफ किया। केकेआर का क्रिकेटर था। मैं मुझे लगता है कि कभी-कभी कोई प्लेयर को गलतफहमी हो जाती है कि उसने सब कुछ किया है या कभी कोई कोचेस को भी गलतफहमी हो जाती है। तो मुझे लगता है कि ऐसे इस तरह की जब चीज़ें होती हैं बहुत संघर्ष करना पड़ता है, क्योंकि इंडिया के लिए खेलना इट्स नॉट अ जोक। आप मुझे लगता है कि आपकी मेहनत के साथ-साथ आपके स्टार्स भी फेवर करने चाहिए और अगर आप मेहनत करोगे तो स्टार्स फेवर करते हैं और थोड़ा ऊपर वाले का भी थोड़ा नहीं बहुत सहयोग चाहिए। तो आई एम वेरी वेरी हैप्पी कि उसके दोनों बच्चे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और जिस तरह से आपने इस बार लंबा समय दिया, इससे पहले भी देखते रहे, उम्मीद करते हैं नोवा टाइम्स ऑनलाइन के दर्शकों को इस तरह से लगातार आपकी तरफ से अपडेट मिलते रहें और आपके जो तर्कश के तीर हैं इसी तरह से निकलते रहें। पृथ्वी शॉ, यशस्वी जायसवाल के बाद जितने आप नाम बताए, चाहे वो दिव्यांश हो चाहे नमन हो, और इसी तरह से ये लिस्ट लंबी रहे, हमें भी अच्छा लगता है। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। थैंक यू सो मच।